ट्विन बीम हेडलाइट की दृश्यता दूरी कितने मीटर होती है? तो ट्विन बीम हेडलाइट की दृश्यता दूरी के बारे में बात करें तो ट्विन बीम हेडलाइट की जो दृश्यता दूरी है वो 305 होती है, 305 मीटर ट्विन बीम हेडलाइट की दृश्यता दूरी। फिर है मल्टीपल लॉकों में ट्रेलिंग लॉको बंद रहने पर ट्रेलिंग लॉकों में कौन सा स्विच ऑफ करना चाहिए? तो मल्टीपल लॉकों में ट्रेलिंग लॉको बंद रहने पर ZLS या फिर HLS जो स्विच है वो बंद रहना चाहिए, यानी स्विच ऑफ रहना चाहिए। जो ZLS HLS स्विच है वो ऑफ रहना चाहिए। SW1 SW2 को दबाने पर कौन सी रिले एनर्जाइज होगी? तो SW1 और SW2 दबा लेते हैं तो QFL रिले एनर्जाइज होगी। कौन सी रिले? QFL। A9 को ऑपरेट करने से कौन सी प्रेशर स्विच ऑपरेट व कौन सी रिले एनर्जाइज होती है? जैसे ही A9 को ऑपरेट करते हैं तो P1 प्रेशर स्विच और PR1 रिले एनर्जाइज होती है। जैसे A9 को हम ऑपरेट करते हैं तो P1 प्रेशर स्विच और PR1 रिले एनर्जाइज होती है। ऑटो फ्लैशर यूनिट ऑपरेट होने पर कौन सी रिले एनर्जाइज होती है? ऑटो फ्लैशर यूनिट ऑपरेट होने पर PR2 रिले एनर्जाइज होती है। PR2 रिले। A9 को रिलीज करने के कितने सेकंड के बाद में PR1 रिले डी एनर्जाइज होती है? A9 को रिलीज करने के बाद में हम कह सकते हैं कि 60 सेकंड के बाद में PR1 रिले डी एनर्जाइज हो जाती है। ऑटो फ्लैशर यूनिट माल फंक्शनिंग करने पर कौन सी रिले को एनर्जाइज में बेच करके कार्य करना चाहिए? तो ऑटो फ्लैशर यूनिट है माल फंक्शनिंग करने पर QFL रिले को एनर्जाइज में बेच करके कार्य करना चाहिए। कौन सी रिले है? QFL। तो ऑटो फ्लैशर यूनिट माल फंक्शनिंग करने पर QFL रिले को एनर्जाइज में बेच करके कार्य करना चाहिए। किसी भी कारण से 0.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर BP ड्रॉप होने पर किस स्विच को ऑपरेट होता है? तो किसी भी कारण से 0.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर BP ड्रॉप होने पर हमारा P2 स्विच है वो ऑपरेट होता है। तो किसी भी कारण से 0.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर BP ड्रॉप होने पर P2 स्विच हमारा ऑपरेट होता है। फिर है VPSW दबाने पर कौन सी रिले एनर्जाइज होती है? VPSW दबाने पर MB4 एनर्जाइज होती है। MB4। तो VPSW दबाने पर हमारे पास में MB4 एनर्जाइज होती है। फिर है किस नॉच लेते समय BCD स्लिप मोड में रहती है? तो कौन सा नॉच लेते हैं? मैनुअल कंट्रोल से जब नॉच लेते हैं तो मैनुअल कंट्रोल से नॉच लेते समय जो VCD है वो स्लिप मोड में रहती है। VCD माल फंक्शनिंग करने पर किस स्विच के द्वारा सेलेक्ट करनी चाहिए? VCD माल फंक्शन कर रही है तो HVCD स्विच के द्वारा उसको आइसोलेट कर देना चाहिए। कितने सेकंड तक VCD एक्नॉलेज नहीं करने पर पेनल्टी ब्रेक लग जाते हैं? तो 76 सेकंड, यानी 60 + 8 + 8। अगर हम इसमें भी एक्नॉलेज नहीं करते हैं तो पेनल्टी ब्रेक लग जाते हैं। VCD को कितने सेकंड के बाद रीसेट करना चाहिए? VCD को हम जब रीसेट करते हैं तो 32 सेकंड के बाद में रीसेट करना चाहिए। VCD को कितने सेकंड बाद रीसेट करना चाहिए? 32 सेकंड के बाद में VCD को हमें रीसेट करना चाहिए। VCD ऑपरेट होने पर अगर हमारा VCD ऑपरेट हो रहा है, VCD ऑपरेट होने पर किस रिले कौन सी रिले है वो एनर्जाइज होती है? तो VCD ऑपरेट होने पर हमारी QVCD रिले एनर्जाइज होती है। QVCD। सामान्य स्थिति में HRTPR कौन सी पोजीशन पर होना चाहिए? सामान्य स्थिति में HRTPR है वो 2 पोजीशन पर होना चाहिए। DC to DC कन्वर्टर कार्य नहीं करने पर HRTPR किस पोजीशन पर रखना चाहिए? अगर DC to DC कन्वर्टर काम नहीं कर रही है तो HRTPR है वो 1 पोजीशन पर रहना चाहिए। अगर DC to DC कन्वर्टर कार्य नहीं करने पर HRTPR 1 पोजीशन पर रहना चाहिए। BPEMS प्रेस करने पर कौन सी रिले एनर्जाइज होती है? BPEMS प्रेस करने पर QEMS रिले एनर्जाइज होती है। कौन सी रिले? QEMS रिले। तो BPEMS प्रेस करने पर QEMS रिले एनर्जाइज होती है। फिर है
बीपीईएमएस प्रेस करने पर आईपी वाल्व के डीएनर्जाइज होने से बीपी प्रेशर ड्रॉप होता है। तो जब बीपीईएमएस प्रेस करते हैं तो आईपी वाल्व के डीएनर्जाइज होने से बीपी प्रेशर ड्रॉप होता है। ओएचई में टेंशन रहने पर ओएचई इंडिकेटर में कौन सी बत्ती जलेगी? ओएचई में टेंशन रहने पर ओएचई इंडिकेटर में ग्रीन बत्ती जलेगी। कौन सी बत्ती जलेगी? ग्रीन बत्ती जलेगी। ओएचई में टेंशन न रहने पर ओएचई इंडिकेटर में कौन सी बत्ती जलेगी? ओएचई में अगर टेंशन नहीं है तो ओएचई इंडिकेटर में रेड बत्ती जलेगी। सेंसर खराब होने पर ओएचई इंडिकेटर में कौन सी बत्ती जलेगी? सेंसर खराब है तो ओएचई इंडिकेटर में येलो बत्ती जलेगी। येलो। सेंसर खराब होने पर ओएचई इंडिकेटर में येलो बत्ती जलेगी। वीसीडी फुट स्विच कितने सेकंड में कम से कम एक बार दबाना चाहिए? तो वीसीडी फुट स्विच है उसको 60 सेकंड में कम से कम एक बार दबाना चाहिए। जो मॉडिफाइड लोको है, मॉडिफाइड लोको में क्यूबीसीडी को किस फ्यूज के द्वारा सप्लाई मिलती है? तो मॉडिफाइड लोको में क्यूबीसीडी को सीसीएलएस फ्यूज के द्वारा सप्लाई मिलती है। सीसीएलएस फ्यूज के द्वारा क्यूबीसीडी को हमें सप्लाई देनी होती है। नेक्स्ट हम देखें कि पिछली कैब से गाड़ी कार्य करते समय गाड़ी की जो गति होती है वो कितनी होती है। अगर पिछली कैब से गाड़ी कार्य कर रहे हैं तो गाड़ी की गति 40 kmph होती है। अगर पिछली कैब से गाड़ी कार्य करते समय एलएनटी कॉक की स्थिति क्या होती है? एलएनटी कॉक है ओपन रहेगा। पिछली कैब से कार्य कर रहे हैं तो हेडलाइट कार्य नहीं करने पर कौन सा स्विच चेक करेंगे? जेडआरटी स्विच को हमें चेक करना होगा अगर हेडलाइट कार्य नहीं कर रहा है तो। मार्कर लाइट फेल होने पर गाड़ी की गति क्या होगी? मार्कर लाइट फेल होने पर गाड़ी की गति नॉर्मल होगी यानी सामान्य होगी। और कैब लाइट फेल होने पर गाड़ी की गति कितनी होगी? कैब लाइट फेल होने पर भी गाड़ी की गति सामान्य होगी क्योंकि कैब लाइट का भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एसपीएम फेल होने पर गाड़ी की गति क्या होगी? एसपीएम अगर फेल हो गया, स्पीडोमीटर फेल हो गया है तो एमपीएस से 10% लेस देन होगी। मैक्सिमम परमिशन स्पीड से 10% कम अगर एसपीएम फेल हो गया है तो। सेक्शन में हॉर्न फेल होने पर गाड़ी की अधिकतम गति, सेक्शन में हॉर्न फेल होने पर गाड़ी की अधिकतम गति है 25 kmph। तो सेक्शन में हॉर्न फेल होने पर गाड़ी की अधिकतम गति 25 kmph होगी। नेक्स्ट हम देखें कि स्टेशन पर सीटी फेल होने पर लोको को फेल करेंगे। अगर हमारा स्टार्टिंग स्टेशन पर सीटी फेल हो गया है तो लोको को फेल करेंगे। अगला पॉइंट है लोको में व्हील स्कड 50 mm से ऊपर होने पर अधिकतम गति होगी। लोको में व्हील स्कड 50 mm से ऊपर हो गया है तो अधिकतम 20 kmph की गति होगी। कोच में व्हील स्कड 60 mm से ऊपर होने पर गाड़ी की अधिकतम गति, कोच में व्हील स्कड 60 mm से ऊपर हो गया है तो गाड़ी की अधिकतम गति 20 kmph होगी। कोच में व्हील स्कड है वो 50 mm व्हील स्किडिंग है। कोच में व्हील स्किडिंग 50 mm होने पर गाड़ी की गति क्या होगी? कोच में व्हील स्किडिंग 50 mm होने पर गाड़ी की गति सामान्य होगी 50 mm होने पर, और 60 mm होगा तो 20 हो जाएगी। लोको में व्हील स्किड 50 mm से ऊपर हो गया तो 20 mm हो जाएगी। और लोको में व्हील स्किड 50 mm होने पर गाड़ी की गति सामान्य होगी, 50 mm से ऊपर होने पर अधिकतम गति 20 kmph हो जाएगी। मालगाड़ी वैगन में व्हील स्पीड 60 mm होने पर गाड़ी की गति, तो मालगाड़ी में हम देखें कि ये सामान्य हो जाएगी गति व्हील स्पीड 60 mm तक होने पर, और ज़्यादा होगी तो 20 kmph होगी। डेड लोको में इक्वलाइजिंग पाइप जोड़े जाएं तो डेड लोको में MU2V कहाँ पर रखेंगे? अगर डेड लोको में MR और BC इक्वलाइजिंग पाइप जोड़े गए हैं तो हम क्या करते हैं, MU2V है डेड लोको में उसको भी लीड पर रखेंगे अगर MR और BC पाइप को जोड़ा गया है। हेडलाइट ख़राब होने पर दिन के समय गाड़ी की गति सामान्य होती है क्योंकि दिन में हेडलाइट की जरूरत नहीं होती है। LT टेस्टिंग में VLVMT ऑन करने पर कौन सी रिले डीएनरेज होती है? तो VLVMT जब ऑन करते हैं तो Q118 रिले है वो डीएनरेज होती है। LT टेस्टिंग में Q118 रिले डीएनरेज होती है। पिछली कैब से गाड़ी कार्य करते समय गाड़ी की गति होती है 40 kmph,
रात के समय सेक्शन में हेडलाइट खराब होने पर गाड़ी की गति होती है 40 kmph अगर रात के समय सेक्शन में हेडलाइट खराब हो गई है। न्यूट्रल सेक्शन पार करते समय एमपी कहाँ पर होना चाहिए, एमपी हमारा 0 पर होना चाहिए। न्यूट्रल सेक्शन पार करते समय हेडलाइट कन्वर्टर के द्वारा कार्य करती है, तो हेडलाइट है डीसी टू डीसी कन्वर्टर के द्वारा कार्य करती है, डीसी टू डीसी कन्वर्टर के द्वारा हेडलाइट कार्य करती है जब हम न्यूट्रल सेक्शन पार करते हैं, तो हेडलाइट डीसी टू डीसी कन्वर्टर के द्वारा काम करती है। नेक्स्ट हम देखें, जैसे गाड़ी जब ग्रेडियंट पर खड़ी हो और OHV की पावर चली गई हो, गाड़ी जब ग्रेडियंट पर खड़ी हो OHV की पावर चली गई हो, तो चालक A9 हैंडल को क्या करेगा, A9 हैंडल को इमरजेंसी पर रखेगा, इमरजेंसी पर। ट्रैक पर OHV का कोई वायर लटकता देखने पर क्या चीज़ है वो तुरंत 0 पर करना चाहिए, ZPT है, पेंटो नीचे कर लेना चाहिए, यानी ZPT को तुरंत 0 पर करना चाहिए। व्हील स्किडिंग से बचने हेतु DVR के समय कौन से ब्रेक नहीं लगाने चाहिए, व्हील स्किडिंग से बचने हेतु DVR के समय SA9 से ब्रेक नहीं लगाने चाहिए। सामान्य स्थिति में HRTPR स्विच किस पर होता है, HRTPR स्विच 2 पर होता है सामान्य स्थिति में। और केवल BP पाइप जोड़ने पर डेड लोको में MU2V लीड पर होना चाहिए। जैसे ही BP पाइप को जोड़ा है तो BP पाइप जोड़ने पर जो डेड लोको होगा उसमें भी MU2V लीड पर होता है।